अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 29 स्टार्ट करते हैं। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमा लें पहले। लेक्चर 30 आप लोगों का कल होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। और ये लेक्चर 30 बेसिकली मैंने FAR1 प्री वालों का कोई 50 समथिंग पे जब चल रहा था रिकॉर्ड करवाया था, तो ये मैं नाम चेंज कर दूंगा उसके नीचे। उन्हें कहा है कि वो नाम चेंज करके आपका लेक्चर नंबर 29 लिख दें। कोई थोड़ी बहुत अगर इररेलेवेंट बात हो भी जाती है तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आज लेक्चर 29 में आपको होमवर्क देने हैं। एक है पास पेपर 4 अल्फा ट्रेडिंग और दूसरा है पास पेपर 1 आई थिंक इमरान लिमिटेड है। इमरान लिमिटेड में इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझाना है, थोड़ी सी बात करके भेज दूंगा, बल्कि रहने देते हैं। इमरान लिमिटेड पास पेपर होमवर्क में है लेकिन इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब जब लेक्चर 30 की वीडियो ऑन होगी, ऑनलाइन वाले बच्चों को तो वीडियो मिलनी है, आप लोगों को मैं फिजिकली अवेलेबल नहीं होऊंगा क्योंकि कल इसी टाइम के अंदर उन्होंने मुझे बुलाया है ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो अब कल जब क्लास आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल कर दूंगा तो जैसे ही वीडियो ऑन होगी आपकी बात हो रही होगी पास पेपर 1 के ऊपर स्टार्ट। ये पूरी बात आप सुनेंगे। उसके बाद फिर पास पेपर 4 अल्फा ट्रेडिंग, ये इंशाल्लाह डिस्कस होगा। कंप्लीट नहीं हो, डिस्कस सारा कर देना मैंने, लेकिन एंड पे आपको कहना है चलो अब इसको होमवर्क करना है, इसको करके आना है, ठीक है। फिर मंडे वाले दिन जब हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे तो उसके अंदर फिर मैं वो जो थोड़ी बहुत बात जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा होना है ना कि आपने करके आना है, वो आप करके आएंगे। फिर मैं उसको दोबारा 15-1 मिनट के अंदर डिस्कस करके कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो ये लेक्चर 30 आपका कैफ 1 का जो है ये फिजिकल वाले बच्चों को यूट्यूब पे अवेलेबल होगा और ऑनलाइन वाले बच्चों को जो है ये मैं मिटा रहा हूँ, बस ये आपका लेक्चर 30 है, दैट्स इट। ये जोन सी भी वीडियो है, ठीक है। ये फिजिकल वाले बच्चों को यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। होपफुली कल ये शाम को अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा आज ही हो जाए, ठीक है। तो कल फिजिकली आपकी ये पोस्ट वाली क्लास नहीं होगी, फिजिकल वाले बच्चे इसको यूट्यूब पे देख लेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन वाले बच्चों के तो पोर्टल के ऊपर मैं अपलोड कर ही दूंगा, ठीक है। यानी जब वो लेक्चर 29 सुन लेंगे तो अगले दिन, ये चाहे मंडे को हो उनका या सैटरडे को, मेरे ख्याल मंडे को होता है, 1-2 दिन बाद जब भी होगा, बहरहाल 30th लेक्चर ये वाला होगा रिकॉर्डेड लेक्चर। ये पोर्टल पे ऑनलाइन वाले बच्चों को इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये ज़रूरी ऐलान सबको समझ आ गया है, ठीक है। क्या क्या होना है ये भी समझ आ गया है। चलें अब आज वाले सवाल पे चलते हैं। ये 29 का होमवर्क मैंने लिखा है। अभी क्लास वर्क में तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा जो होमवर्क में दिया था आपको, पास पेपर नंबर 7 ग्रेनाइट कॉरपोरेशन, और उसके बाद प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट है। वो जिस सफ़े के ऊपर है वो जब मैं जाऊंगा तो देख लूँगा वो कौन सा पेज नंबर है, ठीक है। उसमें हम प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट मिस्टर इमाम वाला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये मिस्टर इमाम वाला क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो ही आपको फिर अल्फ़ा ट्रेडिंग करने की हिम्मत पड़ेगी, आप उसको कर रहे होंगे, ठीक है जी। अल्फ़ा ट्रेडिंग में भी ये प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो टेस्ट हुआ हुआ, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है जी, सारी डिस्कशन जो की हमने ये क्लियर होगी आपको। चलें जी, तो आज का क्लास वर्क, आज लेक्चर 29 स्टार्ट करते हैं। और 30 लेक्चर मैंने आपको बता दिया आप लोगों के साथ किस तरह से जो है वो आप लोगों का ये लेक्चर अवेलेबल होगा, ठीक है जी। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि अगर आप लोगों में से किसी ने इसको ना लिया तो फिर अगले दिन मंडे को क्लास में आने पर उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसको समझ नहीं आ रही होगी चीज़ों की, ठीक है।
तो प्रॉब्लम होगी उसके लिए, इसलिए काइंडली ये बच्चे सारे लेक्चर लेकर ही मंडे को आइएगा। कनेक्टिंग आपको पता है लेक्चर्स होते हैं, मैंने बड़ी मुश्किल से बैठ के पहले उसमें से ढूंढा है, फिर उसमें से कुछ कटिंग भी की है ताकि रेलेवेंट बातें ही कंटिन्यूटी में आपके साथ रहें, और फिर आगे से भी मैं मंडे को उसी तरह से इसको कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, तो ये लेक्चर 30 यूट्यूब पे आप लोगों ने सुनना है, पोर्टल वालों की तो तरतीब चल रही होती है। ओके, चैलेंज। ओके जी, ग्रेनाइट कॉरपोरेशन होमवर्क में था, चलो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ बातें बहरहाल मैंने कर दी थी। कितने बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया? वेरी गुड, शाबाश, ये तो आप लोगों की अच्छी बात है। रनिंग फाइनेंस क्या होती है ये तो समझ आ गया था ना, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ठीक है। अच्छा, ऑन 1 मार्च 2010 ग्रेनाइट कॉरपोरेशन स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट to meet the growing demand for its products. The new plant was completed at a cost of 100 million on 31 मई 2011. बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है 1 मार्च को, यहां पर 1 मार्च 2010 पे, चूंकि ईयर एंड जो है 30 जून 2010 है पहला, और फिर 30 जून 2011 है दूसरा। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 2 सालों के ऊपर फैला हुआ है। ठीक है जी, तो पहले साल के अंदर ये पावर लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट आएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वाला, और दूसरे साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये, 30 जून 2011। अच्छा जी, अब शुरू हो रहा है ये प्रोजेक्ट 1 मार्च 2010 पर, और क्या कह रहे हैं जी कब ख़त्म होगा? ये 1 मार्च 10 पे शुरू हो रहा है और 31 मई 2011 में जाकर ख़त्म हो रहा है। 31 मई 2011 यहाँ पे जाकर ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी, तो ये है प्रोजेक्ट की टोटल जिंदगी हमारे पास। ठीक है जी, अब प्रोजेक्ट में पहले साल के अंदर हर चीज को ईयर एंड पे रोकना पड़ेगा। इज इट सो? चाहे वो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस करना है, चाहे जनरल लोन अगर यूज होने लग गया है, जो कि पहले साल में नहीं हुआ था, जनरल लोन यूज होने लग गया, वो सब चीजों ने ईयर एंड पर रुक जाना होता है। ठीक है, सही है ना? अब इस सवाल की खूबसूरती ये थी कि इस सवाल के अंदर अगला साल भी साथ ही कंटिन्यू हो रहा है। चलें, ये तो हमने टाइमलाइन बनाई। उसने रिक्वायरमेंट में भी हमसे 30 जून 2010 और 30 जून 2011 दोनों साल के लिए बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज मांग ली थी, 30 जून 2010 और 2011। तो मैंने आपको कहा था कि इस तरह से आपने दोनों साल के लिए अलग अलग वर्किंग करनी है, बिल्कुल अलग अलग। इकट्ठी करेंगे तो ऐसे ही परेशान होंगे, कंफ्यूज हो जाता है बंदा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दोनों साल के लिए ये वर्किंग अलग अलग करनी है। रिसीट पेमेंट कुछ बच्चों ने अलग अलग बनाया होगा, कुछ ने इकट्ठा बनाया होगा, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। रिसीट पेमेंट मैं आपको इकट्ठा बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, बस सिर्फ क्लोजिंग डेट डाल लेंगे, काम चल जाएगा हमारा। चलें जी, अब फिर पहला साल 30 जून 10 पे एंड होना है, उसके लिए सवाल करना शुरू कर देते हैं। इसको ज़रा उठाकर इधर ले आते ना, कभी इसको मिटा दें अगर, तो ये रनिंग फाइनेंस तो आपको पता है ये क्या होता है। ध्यान भाई, ध्यान, पाए ना, ध्यान। अच्छा जी, स्पेसिफिक लोन है, पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कंप्लीट हो गए 31 मई पे। जीसी फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को उन्होंने फाइनेंस किया है थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। नंबर 1, ऑन 1 मार्च 10 अ 7-year लोन वाज ऑब्टेन्ड स्पेसिफिकली फॉर। तो ये पॉइंट 1 में क्या पड़ा है जी हमारे पास? स्पेसिफिक लोन।
ठीक है जी, उसकी कुछ बातें हैं, ठीक है। उसके बाद जीसी ऑल्सो हैज आर रनिंग, हैज से पता लग रहा था कि ये एक एग्जिस्टिंग लोन है ऑलरेडी, ठीक है। और फिर रनिंग फाइनेंस के बारे में वैसे ही आपको कहा था कि ये तो होता ही जनरल लोन है, ठीक है। तो जीसी ऑल्सो हैज अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ 100 मिलियन कैरिंग मार्कअप एट 14%। तो ये भी देख लेते हैं, ये क्या है जी, जनरल लोन। Surplus funds are invested at 8%. Payments made to contractor were as follows: यकम मार्च को 10 को, फिर यकम जनवरी 11 को, फिर 30 सितंबर 11 को। इसका मतलब पहले साल में तो सिर्फ एक ही पेमेंट आई थी, ठीक है। अच्छा चलो, ये ऊपर की बात अलग है। अच्छा, उसके बाद द कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम यकम फरवरी 11 टू 28 फरवरी 11। फरवरी का महीना सस्पेंशन रही है, ठीक है। तो फरवरी का महीना तो हमारा फरवरी 2000, ये देखे ना, फरवरी 2011 तो इस तरफ आ रहा है ना, तो ये फरवरी का महीना तो यहाँ कहीं पे पड़ रहा है, ये वाला महीना है। अब ये अगर नॉन रूटीन है तो फिर तो पड़ा रहे, कोई मसला नहीं। सॉरी, अगर ये रूटीन है तो पड़ा रहे, कोई मसला नहीं। और अगर ये नॉन रूटीन है तो इसको, लेकिन है तो दूसरे साल में ही ना, यानी पहले साल के अंदर हमें ना कोई बटा लगाते हुए फासला रखने की जरूरत है, ना ही मंथ्स लिखने की, वहां टाइम जाया नहीं करेंगे, सस्पेंशन है, ठीक है। दूसरे साल में ये काम कर लेंगे। वैसे बाय द वे कौन सी सस्पेंशन है जी? सस्पेंशन वॉज कॉज ड्यू टू डिले इन शिपमेंट ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स। तो ये तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है ना, नॉन रूटीन है, ठीक है। इसको कंसिडर करना है, लेकिन अब तरीका क्या है? अगर ये इसलिए पढ़ लिया कि अगर ये रूटीन होती तो फिर वहां पे भी मंथ्स ना लिखते, वहां पे भी बटा लगाते, फासा ना डालते। लेकिन अगर ये रूटीन नहीं है, नॉन रूटीन है, तो फिर देख लें, उस वक्त एहतियात करनी पर दूसरे साल में जाके, ठीक है। सवाल खत्म हो गया जी, बस इतना सा सवाल था जी। अब सबसे पहले स्पेसिफिक लोन के लिए रूल्स। स्पेसिफिक लोन के लिए कमेंसमेंट लेटर ऑफ लोन रिसीव वर्क स्टार्टेड फर्स्ट पेमेंट, और जनरल लोन के लिए डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। चलें जरा स्पेसिफिक लोन को देख लेते हैं। लोन रिसीव जी यकम मार्च को, वर्क स्टार्टेड यकम मार्च को, और फर्स्ट पेमेंट भी यकम मार्च 2010 को। इसका मतलब कमेंसमेंट तो हो जाएगी यकम मार्च 2010 पे, लेकिन सिजेशन मैंने माना सिजेशन 31 मई पे है, लेकिन जब पहला साल एंड होना है तो 30 जून 10 तक हर चीज को रोकना पड़ना है हमें, ठीक है। तो 30 जून 10 तक मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने बनते हैं। तो पहले साल के अंदर तो सिर्फ 4 महीने कमेंसमेंट, ठीक है। और फिर अगले साल में यकम जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सही कह रहा हूं ना, 10 चल रहा है, ठीक है ना। यकम जुलाई 10 से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 11 महीने अगले साल के अंदर। ये मैंने बना के भी दिया था आपको। तो पहले साल के अंदर सिर्फ 4 महीने कैपिटलाइज हो रहे हैं, और दूसरे साल के अंदर 11 महीने प्रोजेक्ट चलना है। देखते हैं फिर उसमें तो 1 महीना निकल भी जाना है, ठीक है। ये सिचुएशन है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक लोन का रूल यही आपने बनाया होगा। ये मैं यहीं से उठाकर लिख लेता हूं, यहां पे जगह बनाई थी मैंने, यहां पे कोशिश करते हैं कि ये आ जाए। भाई प्लीज जहां जगह बना दें थोड़ी सी। ठीक हो गया जी। तो कमेंसमेंट तो यकम मार्च को हो जानी है, लेकिन पहले साल में 30 जून तक 4 महीने, और फिर उसके बाद अगले साल में 11 महीने। यही बात हमने की है जबानी, ठीक हो गया। ऐसे ही कर लिया होगा आपने, ओके। चलें जी, अब सबसे पहले काम क्या करेंगे जी? आसान नंबर पढ़ते हैं अब, ठीक है। द प्लान, ये आगे पीछे हो गया सब कुछ, अच्छा वो मैंने मिटाया था ना इसलिए। चलो अब जी बोले। ऑन यकम मार्च 2010, जिस दिन काम शुरू हुआ था उस दिन की बात कर रहे हैं। ऑन यकम मार्च 10 अ 7 ईयर लोन ऑफ
70 मिलियन, ये स्पेसिफिक लोन है, बहुत स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड। तो लोन कितना है जी? 70 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। द लोन अर्नड अ मार्कअप एट 13% पर एनम, 13% है, जो कि पेएबल है सेमी एनुअली। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है, देखते हैं आगे जाके। एन अरेंजमेंट फी ऑफ 1% ऑफ द लोन अमाउंट वाज पेड टू द बैंक। ये है वो लोन अरेंजमेंट फी या लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, ये जिसका इतने अरसे से इंतजार था, आज वो पास पेपर में आ ही गया। कितने मिलियन का लोन है, कितने परसेंट है, कितना आया? ये 0.7 मुफ्त के नंबर मिस नहीं करने थे, ठीक है, और फौरन लिख लो कहीं बाद में भूल ना जाए हम, ठीक है। तो ये 0.7 डन जी, नंबर मिलना शुरू। नेक्स्ट, अच्छा जी, 70 मिलियन का लोन है, 13% इंटरेस्ट है, लेकिन 6-6 महीने बाद पे होना है। टीपू और उसके दोस्त सवालों के अंदर हमने ये काम सीख लिया था, ठीक है, इसी दिन के लिए सीखा था। अच्छा, 2 इंस्टॉलमेंट्स ईच कंप्राइजिंग ऑफ रीपेमेंट ऑफ 5 मिलियन विद इंटरेस्ट वर पेड ऑन 31 अगस्त 10 एंड 28 फरवरी 11। देखो दो सिचुएशन थी ना, यकम मार्च को ये लोन लिया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 6 महीनों का इंटरेस्ट 31 अगस्त की शाम को पे हो जाए, या अगले महीने के पहले दिन यकम सितंबर की सुबह पे हो जाए। लेकिन वो कह रहे हैं 31 अगस्त की शाम को पे हो गया। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसका 28 फरवरी को पे हो जाए, ये यकम मार्च को। उन्होंने कहा जी 28 फरवरी को पे हो गया है। फिर अगला मार्च, अप्रैल, मई, इनका पे नहीं हुआ, ठीक है ना, जून का भी पे नहीं हुआ, ओके। अच्छा चले, तो एक मसला और भी आ गया। हमने लोन कितना लिया है? 70 का, ये हमारा लोन है 70, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कह रहा है अगस्त की शाम को इसमें से 5 पे हो गया, तो ये रह गया 65, और फिर 28 फरवरी की शाम को भी 5 पे हो गया, तो ये रह गया 60। अब पहले साल में तो 4 के 4 महीने 70 ही आउटस्टैंडिंग रहा, लेकिन अगले साल में पहले 2 महीने 70, फिर 6 महीने 65, फिर 4 या 3 जितने महीने भी हैं वो 60 में आउटस्टैंडिंग रहता। कितने बच्चों ने ये समझ लिया था? ये बताया था और टीपू वाले सवाल में करवाया भी था। बहरहाल अब जिनको वहां नहीं समझ आई, अब तो आ ही जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं लेकिन 1 बाय 1 चलूंगा, मैं साल बाय साल लेकर चलता हूं इसको, ठीक है। तो पहले साल में तो सुकून ही सुकून है, इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, तो 70 मिलियन का लोन है, इंटरेस्ट 13% है, इंटू 4/12, ना मंथ्स लिखने हैं ना फ्रैक्शन लगाते हुए फासला, क्योंकि सस्पेंशन अगर है भी तो अगले साल में, ठीक है। लेकिन भी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकल आया। अब इन्वेस्टमेंट इनकम रह गई है, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट इनकम को निकालने के लिए रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है, और रिसीट पेमेंट के लिए नंबरिंग करना पड़ेगी, ठीक है जी। चलो फिर नंबरिंग करते हैं। अब आओ भाई जी, चलो जी। अच्छा जी, यकम मार्च 2010 पर पहली रिसीट हो रही है, इससे पहले तो कोई रिसीट नहीं हुई, ऐसा ही है। तो यहां पे हमने लिख लिया 1, लेकिन यकम मार्च को ये लोन प्रोसेसिंग चार्जेस भी हैं, तो ये 1A हो गया, एंड नहीं लिखता, आप परेशान होंगे ऐसे ही, और ये फी 1B हो गई, ठीक है। इसी दिन पे हो रही है ना रिसीट पेमेंट, भूल गए थे ना? अच्छा हाँ बेटा, हम रिसीट्स पेमेंट्स ले रहे हैं, जो रिसीट्स पेमेंट्स है ना रेलेवेंट प्रोजेक्ट की और स्पेसिफिक लोन की, वो ले रहे हैं, ठीक है ना। हम माइनस को हम रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हुए सिर्फ इसको लिख रहे हैं, देखो, क्योंकि हमने सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट करने हैं। जो 70 आना है, जो 1% उसका देना है, तो वो वहीं से देकर आ जाएंगे ना। 70 मिल का उन्होंने कहा जी चार्जेस दे दो, हमने कहा अच्छा यार 0.7 इसमें से काटो, बाकी दे दो। ऐसे ही होता है, पैसे जा भी तो रहे हैं, इसी लोन के लिए आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो बेटा उसको 70 मिलियन ही चाहिए था, लेकिन बैंक ने चार्जेस ले लिए, तो वो वहीं से ही दे आते हैं ना, जेब से देने हैं या वहां से देने हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो जो चार्जेस हैं वो निकाल कर दे के आ जाएंगे, ठीक है। कौन सा 70 का ही प्रोजेक्ट है, 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जेड़े आ रहे हैं बस आन दो जी। अच्छा, उसके बाद
मार्च मार्च मार्च, ओए ये भी पड़ा हुआ है यकम मार्च को, तो 1 तो आज रौनके लगा गया। 1 तो सी भी है आज, ठीक है, 1 सी भी है, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान से देखते चलो, मार्च में और कुछ, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, जुलाई में, अगस्त में, अच्छा अगस्त में, अगस्त में 2 आ गया, बस 2 आ गया, नहीं ए भी है और बी भी है। क्यों? वो कह रहा था कि प्रिंसिपल भी पे हुआ है और इंटरेस्ट भी पे हुआ है, तो इस दिन दो चीजें। परेशान नहीं होना, ये बहुत ही हैवी सवाल था, माना कि आप लोग एफर्ट करके आए हैं, लेकिन आज ये कर लेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, ठीक है, ओके। मैंने टेस्ट के अंदर भी और सवाल देना है आपको बोरिंग कॉस्ट का। मैं रिसेंट टाइम का प्री वालों को देने लगा था टेस्ट में सवाल, मैंने देखा, मैं कहा ये सवाल बच्चों को कोई टफ टाइम देगा, छोड़ो बस, आसान सवाल था, तो फिर टेस्ट के अंदर मुश्किल सा सवाल दिया। तो आप देखोगे रिसेंट टाइम तो डिस्कस कर लेंगे किसी वक्त, तो बहुत आसान सवाल आपको लगेगा, क्योंकि आप उससे ज़्यादा लेवल का सवाल जो है वो कर चुके हैं। एक आधे अभी 1-2 सवाल आपने और भी करने हैं, जो कल 2 सवाल आने हैं वो भी आपने करने हैं, एक टेस्ट का सवाल करना है, तो इंशाल्लाह आपका लेवल ठीक हो जाएगा। अगस्त के बाद जी फिर सितंबर में कुछ हो रहा है, सितंबर 10 में कुछ नहीं हुआ, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, जी नंबर 3, फिर फरवरी में, ओ फरवरी में भी है क्या, तो 4 ए एंड बी ये दोनों कटे हैं। उसके बाद जाने दो अगले साल, ये भी अगले साल ही था जी। उसके बाद फरवरी का मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सितंबर ही है जी मेरे ख्याल में, अगले साल में चला गया। अच्छा चलो लिखने तो दो मुझे, नंबरिंग लिख लेने दो, देखते हैं। मैं तो यहां तक कह दूंगा आपको कि अगले नहीं, अगले साल को छोड़ो, अगर 31 मई के बाद भी कोई पेमेंट चली जाए या रिसीट चली जाए तो उसको भी इग्नोर कर दिया करना। इसलिए मुझे फिलहाल लिख लेने दो मुझे, वहां पे जाकर लिख के फिर इसको रूल बना लेंगे, ठीक है, सही हो गया। अच्छा चलें, लें जी, नंबरिंग हो गई है, ये नंबरिंग आप लोग कर लें ताकि, अच्छा वो नंबरिंग आप कैसे करते हैं, फिर अगली बार जब सवाल देखेंगे तो उसमें तो नंबरिंग हुई पड़ी होगी, फिर आप क्या एफर्ट करेंगे, तस्वीर बना के रख लिया करें हैं। अच्छा ठीक है जी, इसकी तस्वीर बना लें, सही कह रहे हैं। बुक के ऊपर तो हम लिखें, जब रिवीजन करेंगे तो उस वक्त हम खुद लिखेंगे ना नंबर्स, या होमवर्क करते हुए लिखा होगा हमने। अच्छा जी, कच्ची पेंसिल रख लें, भाई का बहुत अच्छा मशवरा है, कच्ची पेंसिल रख लें, लेड पेंसिल। चलें जी, सवाल शुरू करते हैं। नंबरिंग हो चुकी है, अब नंबरिंग आपने मुझे नंबरिंग के हिसाब से रिसीट पेमेंट बनवाना है। तो 1 मार्च को लोन रिसीव जी, अच्छा मैंने कहा लोन रिसीव नहीं है, ये तो लिख लेने दिया करो जी। लोन रिसीव 70, इसी दिन कमिटमेंट फी क्या है, नहीं जो लिखा हुआ वहां पे वही बता दो ना, अरेंजमेंट फी पेड, वही लिख देना लफ्ज, जरा ऐसे ही बच्चे बाद में ढूंढते रहे ना। तो अरेंजमेंट फी पेड, ये जी वो पहले ही निकाल लिया, दोबारा क्या लिखना, 0.7, और इसी दिन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अच्छा यार, एक बच्चा बोल दे तो बाकी चुप कर जाया करें फजूल में जी। एक ही दिन सारी रिसीट्स पेमेंट्स थी तो हमने वो डिब्बे में डाला और बाहर केक आ गया, बोले 44.3, ये अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट है, तो लिख लो बैलेंस के कॉलम में इसको, ठीक हो गया। उसके बाद जी 1A हो गया, 1B हो गया, 1C हो गया, ठीक है। 2A और B ये अगले साल में है, माना मैंने अगले साल में, लेकिन रिसीट पे मैंने इकट्ठा बना दो अब, ठीक है, अब शुरू हो गया तो बना दो इसको, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन कभी आ जाए ना, तो एक काम कर लिया करना, यहां पर जहां पर ये देखो जो लिखा होता पहले मिटा दूं फिर लिखता हूं, भाई आप जरा जाएंगे प्लीज।
अगर कभी ईयर एंड बीच में आ जाए ना तो उस ईयर एंड को लिख लो ऐसे, मैं रेड से लिख देता हूँ आपकी क्लास में। 30 जून 2010 आ गया और यहाँ पर हमने क्लोजिंग लिख लिया, ताकि जब हम इधर से जज्बाती होकर इनकम या एक्सपेंस निकालते आ रहे हों तो ये डेट हमें रोक ले कि भाई रुक जाओ ईयर एंड हो रहा है। ये एक तरीका है। बाकी यहाँ पे कुछ भी मत लिखो बेशक, ठीक है। किसी ने ये डेट नहीं भी लिखी, ज़बानी सही कर लिया तब भी ठीक है, लेकिन ये डेट लिख लेने से थोड़ा सा एक स्टॉप लग जाता है। इसके बाद हम चीज़ों को यहाँ पे रोक सकेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही होगी, चाहे जनरल लोन का इंटरेस्ट आ रहा होगा, जो भी होगा उसको यहाँ पे हम रोक देंगे, ठीक है। सही है ना। ये एक तरीका था छोटा सा। चलें कंटिन्यू करते हैं, पूरा कर लें इसको। फिर क्या हो रहा है जी, 4A और सॉरी 2A और 2B। 31 अगस्त 10 को 5 मिलियन का प्रिंसिपल रीपे हुआ और इन 6 महीनों का इंटरेस्ट भी पे हुआ। तो लोन प्रिंसिपल को लिख देता हूं बस, लोन रीपेड कितना जी, 5 मिलियन। एक ही डेट पर है ना इसलिए डिब्बे में। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, एक्सपेंस नहीं लेना पेड लेना है, एक्सपेंस नहीं लेना पेड लेना है। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बन रहा है, इनकम एक्सपेंस अकाउंट नहीं बन रहा, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बन रहा है, ठीक है ना। अब ये आखिरी 4 महीनों का पे नहीं होना तो लेना भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, रिसीट पेमेंट, ठीक है। चलो ये कौन कौन से मंथ्स का होगा जी, यकम मार्च से जो ये शुरू हुआ है, तो मार्च 2010 से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2010 तक के 6 महीनों का इंटरेस्ट कैसे निकला करेगा, 70 मिलियन इंटू 13% इंटू 6/12, ठीक है। पॉइंट 31 अगस्त को पे हो गया ना ये, ठीक है। कितना 4.6 कह रहे हैं भाई के, कर दें जी, भाई की मान लेते हैं, ठीक है। तो 4 और 5 9 इशारिये। अब ये देखो बैलेंस कितना पड़ा है स्पेसिफिक लोन के, 44.3 का पड़ा है, उसमें से 9.6 माइनस कर दो, 34.7, ठीक हो गया जी। चलें आगे। 2A और 2B भी हो गया। 3 क्या है, 65 की पेमेंट, अखीर वड्डी पेमेंट आई, लो जी कम हो गया, 65 की पेमेंट, तख्ता निकल जाना है किसका, स्पेसिफिक लोन का। तो 31 जनवरी को क्या हुआ, सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है जी, सेकंड कंस्ट्रक्शन पे, और बैलेंस कितना पड़ा है, कितना। तो फिर क्या करेंगे हम, 65 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, ताकि बाइफरकेट कर सकें, ठीक है। अब सबसे पहले तो स्पेसिफिक की बारी आई, हमने कहा इसको तो खत्म करो, ये यूज हो गया, 0 हो गया, बकाया 30.3, ये हमने पेमेंट कर दी जनरल लोन, ठीक है। कल छुट्टी की थी ना पहलवान, नहीं तुम नजर नहीं आए, इतनी छोटी चीज तो हो नहीं कि तुम ऐसे कैसे हो सकता है यार, तुम्हें समझ आ रहा है, घर पे ट्राई किया था, शक्ल तुम्हारी बता रही कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अच्छा जी बच्चों, यहां तक को मसला जी। 3 भी हो गया। अब क्या है जी, अब जो भी है वो सामने नहीं आ रहा, ये 4 नहीं मेरे सामने नहीं आ रहा था, 4A भी है और 4B भी है। अब 5 मिलियन की एक और किस्त जानी है, लेकिन इंटरेस्ट जो पे होना है वो 70 मिलियन पे कैलकुलेट मत करना, मैंने एक्सपेंस साइड पे रख ली, इसीलिए पहले रिसीट पेमेंट पूरा करा रहा हूं कि यहां पर आपने रिसीट्स और पेमेंट्स लेनी है, इनकम एक्सपेंस से आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो अलग है, वो कैपिटलाइजेशन के रूल्स अलग हैं, वो हमने वहां पे लिखे हैं, वो वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो सिर्फ रिसीट पेमेंट बना रहे हैं हम, इसलिए मैंने देखो एक्सपेंस की परवाह नहीं की कि किस दिन तक रुकना है, किस दिन का आगे हो सकता, तो 4 महीनों का आखिरी को मेरे पे भी नहीं हुआ, हमें उससे इस वक्त जो पे हो रहा है ना 28 फरवरी को 6 महीनों का, वो पेमेंट में लेना है, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में उसको हमने लेना है, क्योंकि लोन स्पेसिफिक लोन का आना और उसका रीपे होना वगैरह ये सब हम रिसीट पेमेंट में लेते हैं। जनरल लोन का ना आना लेते हैं, ना जाना लेते हैं, ना इसका इंटरेस्ट लेते हैं, बस इसमें से तो डेट ऑफ पेमेंट के लिए माइनस अमाउंट मिल जाए हमें और डेट ऑफ पेमेंट मिल जाए, बस, ठीक है ना। तो 28 फरवरी को क्या हुआ जी, लोन रीपे हुआ,
लोन रीपेड कितना जी, 5 मिलियन। इधर देखो ना, ये बनाया था, इधर बनाया था कि आपका यकम सितंबर से ऑनवर्ड्स 65 अवेलेबल है, 65 आउटस्टैंडिंग था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट जमा 5 मिलियन ये पे होना है। तो किस पर कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट, 70 पे या 65 पे? 70 तो आउटस्टैंडिंग ही नहीं रहा, ठीक है, तो 65 पर जी। पहले एक बार ही तो सुन लो, इंटरेस्ट पेड, फिर मैं अपने बच्चों को दूसरी बार भी समझाता हूं। ये बताएं जी, सितंबर, पूरी गल सुननी नहीं, अच्छा जी। सितंबर 10 से फरवरी 11 तक बनता है 65 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा। 13% के हिसाब से 6/12, आंसर 4.3 कर लेना, फिर 22523 हो गया, नहीं 4.2 ही। अच्छा लग गई समझ। अब ये मिटेगा तो ना। किधर है ये, किधर है? इसको दवाई नहीं दी आज तुम लोगों ने? दवाई लेके नहीं आया मेरा चांद। अच्छा सुनो भाई, क्या लिखूं भाई, क्या लिखूं? 4.2 लिख लूं? अब ठीक है भाई। अच्छा कितना हो गया जी मेरे बच्चों? जरा इधर से सवाल आया था, दोबारा वाला सुने। सिर्फ इंटरेस्ट पेड की अमाउंट लेनी है, ठीक है। जब हम पेमेंट 31 अगस्त पे एक पेमेंट हुई है इंटरेस्ट की, और एक 28 फरवरी पे हुई है। जब 31 अगस्त पे पेमेंट करनी है तो कितना लोन आउटस्टैंडिंग रहा, इस दिन नहीं पकड़ना, इस दिन देखना है। 70 मिलियन यकम मार्च से 31 अगस्त तक 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। तो हमने इंटरेस्ट निकाला 70 मिलियन का 13%, एनुअल था 6/12। डन, पहला समझ आ गया था। अब इस दिन 5 मिलियन रीपे हो गया। अब इस दिन यकम सितंबर से ऑनवर्ड्स कितना आउटस्टैंडिंग है? 65। ये 65 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने तक 65 आउटस्टैंडिंग रहा, और फिर 5 पे हुआ। तो अभी हमने पेमेंट जो करनी है 6 महीनों के इंटरेस्ट की, वो 65 का 13%, 6/12 करना, ठीक है। तो ये लिखने की मैंने कोशिश की थी, ठीक है, क्लियर है? अच्छा वैसे मैं लिख लेता हूं अब, क्योंकि मैंने डेट लिखी, उस पर नंबर लगाया हुआ था, फिर बाद में काट देंगे इसको, ठीक है। क्या है? 30 सितंबर 11 पर 10 रुपए पे हो रहे हैं, और बोलो हो रहे हैं ना? और ठीक है यार, मुझे पता है ईयर एंड, मैंने तो इसको लेना है, मैं तो 31 मई को नहीं लेना होगा, जरा समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूं जी। थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी? 10 जी बेटा। हाँ क्या यूज हुआ है? तो यूज की है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बोरिंग कॉस्ट में ऐड करेंगे। वो तो मैंने पहले ही कह दिया, जनरल लोन का आना भी नहीं लेना, उसका रीपे होना उसके इंटरेस्ट का, उससे में कोई सरोकार नहीं है। हमारे पूल बास्केट में ढेर सारे लोन्स इकट्ठे पड़े हैं, हमने जिस दिन उसमें हाथ डाल के पैसे निकाल के प्रोजेक्ट में लगाने हैं, तो हमने कहना है वो देखो ये पैसे यहां ना इस्तेमाल होते तो कहीं और हो जाते ना, इसलिए इतने इस दिन से ऑनवर्ड्स का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड करो इसका। बाकी लोन आया गया इंटरेस्ट, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। तो इसी स्पेसिफिक लोन के ऊपर सिर्फ ये है, उसका आना भी देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए उसकी कमेंसमेंट डेट भी, लोन रिसीव्ड वगैरह, ठीक है, उसका रीपे होना भी, उसका इंटरेस्ट भी। जनरल लोन को नहीं देखेंगे, ठीक है जी। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल जी, बोले लेनी है ना अरेंजमेंट फी? क्या वो हर साल पे होनी है? ये देखें, अरेंजमेंट फी पेड, पहले दिन हमने कर दी पे, ये रिसीट पेमेंट में ले लिया हमने। इधर देखें, कर लो हजम इनू, मैं इसलिए सवाल करा रहे हैं सुकून नल जी। 0.7 ये बोरिंग कॉस्ट में भी लिया, और ये बैंक को पे किया है किस दिन? यकम मार्च को पे कर दिया। अब आपका क्या ख्याल है, हर साल पे होना है? ये मैं तब समझाऊंगा, इधर देखो, ये मैं तब समझाऊंगा जब यहां आकर कहूंगा यहां पे ना ले लेना लोन प्रोसेसिंग चार्जेस। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस या कमिटमेंट फी या अरेंजमेंट फी, वो जब लोन आता है एक बार उस वक्त पे करनी पड़ती है, हर साल नहीं पे हो रही। ऐसी बात उसने कोई नहीं लिखी हुई, ठीक है, एक ही दफा आनी थी जी।
किस पर? पेमेंट पर। पेमेंट तो मतलब कैश निकल गया भाई। पेमेंट जिस दिन कैश पे हो रहा है उसकी बात ही कर रहे हैं भाई। ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है इसका? रिसीट। ये आर का मतलब रिसीट है, पी का मतलब पेमेंट है। रिसीट पेमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस या इनकम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहां एक्रूवल लगा लेना, लगाना हो तो बैलेंस शीट में आते हुए एक्रूवल लगा लेना, रिसीट पेमेंट में नहीं लगाना, ठीक है। रिसीट पेमेंट नाम तो देख लो, रिसीट पेमेंट, तो जो पेमेंट हुई है सिर्फ वो लेना है, एक्रूवल नहीं। सिर्फ बैलेंस निकाल रहे होते हैं ना कि हमने कितना बैलेंस हमारा पड़ा है सरप्लस, जिसको हमने इसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसमें एक्रूवल बेसिस के ऊपर तो नहीं ना आपने एक्सपेंस बुक करके वो भी माइनस कर लेना होता। पेमेंट जितनी होगी बाकी पैसे पड़े हैं इन्वेस्ट कर दो, ठीक है जी। बोले यार ये लगाओ जरा इसको जी। लगा नहीं हुआ, सिर्फ पड़ा हुआ है, सिर्फ पड़ा हुआ है। और इसने चार्जर लगा, ये चार्जर किसका लगा हुआ है? इतना तहसीले इल्म का तुम लोगों को शौक है कि लैपटॉप तुमने उस्ताद को उतार के अपना चार्जर लगाया। जी बेटा बोलो सवाल। होता रहे यार, हमें क्या, बेशक होता रहे, हमें क्या। आपको बताया था कि जनरल लोन के लिए किधर गया सवाल? इस पूरे डिब्बे को हमने क्या किया था? लोन आ रहा था, लोन जा रहा था, इंटरेस्ट जा रहा होगा। हमने क्या किया था इस पूरे डिब्बे को? सिर्फ कैपिटलाइजेशन रेट। मसला यह है भाई, आप समझ नहीं रहे हैं। जनरल लोन में सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। वो लोन पहले से आया पड़ा था, हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं आया। ना ही हमने उसको पे करने के वक्त सोचना है, ना ही आने के वक्त सोचना है। हमें सिर्फ मसला यह है कि उस पूल में से जिस दिन पैसे निकल कर प्रोजेक्ट में लगे हैं, तो ये पैसे यहां ना इस्तेमाल होते तो इन्वेंट्री खरीद लेते, कोई फिक्स एसेट खरीद लेते, कोई बिल बिजली का दे लेते, कहीं और बिजनेस में इस्तेमाल करते। जब वहां नहीं किया, प्रोजेक्ट में किया, तो इतने अरसे का इंटरेस्ट बिजनेस की कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस ना बनाओ, एसेट ही कॉस्ट में ऐड करो, क्योंकि ये अब एसेट में इस्तेमाल हो गया जब तक एसेट कंप्लीट नहीं होता। इसलिए सिर्फ जनरल लोन में सिर्फ पेमेंट जितना उसमें से की और जिस दिन पेमेंट की, बस ये फिगर्स चाहिए होती हैं। उसके बाद हम एवरेज रेट, अगर मल्टीपल लोन्स हैं तो एवरेज रेट, और अगर एक ही है तो एक ही रेट के ऊपर कैपिटलाइज कर देते हैं टिल सीजेशन, ठीक है जी। सर ये यहाँ पे हम बात कर रहे थे जितना रीपेमेंट ऑफ लोन की, सर यहाँ पे हम इंटरेस्ट के साथ माइनस कर रहे हैं, इनसे जो इंटरेस्ट इनकम में जो आ रहा है सर, वो क्यों नहीं प्लस करेंगे? क्योंकि ये स्पेसिफिक लोन के ऊपर इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रही, सरप्लस फंड्स के ऊपर हमने इनकम कमाई है, तो वो हमारा कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है। ये तो हमारा बिजनेस में से निकल रहा है ना, जो निकल जाता है पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं उसका कैश हमारी जेब में आ गया, इनकम के तौर पर हमने उसको माइनस कर दिया एसिड की कॉस्ट में से, ठीक है ना। ये कैश हमारे पास रुक नहीं रहा है, और इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए चूंकि हमने यूज करना है, इस फिगर को निकालना है, इस वजह से हमें इसको सिर्फ एक्सपेंस को लेना पड़ रहा है। अच्छा जी, दूसरी बात ये भी होती है कि बता भी नहीं रहा होता कि कब रिसीव हो रहा है। हो सकता है ये पैसे कभी रिसीव हो ही ना, हो सकता है साथ साथ रिसीव हो रहे हो, तो ये कुछ चीजें क्लियर नहीं होती। इन्वेस्टमेंट इनकम को सिर्फ एसेट कॉस्ट में से माइनस करना है, वो कैश जेब में ही मारते हैं हम, ठीक है। अच्छा, यानी अगर तो ये भाई का सवाल समझ आया आप लोग? भाई कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इनकम पे जो कैश आता है उसको इधर नहीं लेकर आ रहे। देखिए, हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि जी हम जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो इनकम आती है उसको वापस इसी टोकरी में डाल देते हैं। अगर तो हम वापस इसी टोकरी में डाल रहे होते तो फिर ऐड भी कर देते शायद, लेकिन वो वापस इस टोकरी में कैश नहीं डालते, वो जेब में डालते हैं, ठीक है। जब जेब में डालते हैं तो इधर तो नहीं ना आया, तो ठीक है, बस जाने दें। अच्छा जी, रिसीट पेमेंट अल्लाह का नाम लेकर बन ही गया, मसला बस इसी में ही था, उसके बाद मसला नहीं होना चाहिए। हम थे इन्वेस्टमेंट इनकम को निकालने के सफ़र पर, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना है जी? 44.3। किस दिन अवेलेबल हो गया? यकम मार्च से। पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून, आगे नहीं जाना, ईयर एंड हो गया। कितने महीने? 4 महीने, ठीक है जी। तो 34.3 है, 44 है, 44.3 इंटू इन्वेस्टमेंट रेट क्या गिवन है सवाल में? 8% पर एनम इंटू, कोई जरूरत नहीं है मंथ्स लिखने की, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। और मजे की बात बताऊं, इस साल में जनरल लोन भी इस्तेमाल है, लाल लाइन से ऊपर जनरल लोन इस्तेमाल नहीं हुआ, वो जाके हो रहा है पहली बार कहीं 11 वाले साल।
तो सवाल ख़त्म हो गया पहले साल की हद तक। पहले साल की हद तक इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन कितना है जी? जी 03 और इन्वेस्टमेंट इनकम 1.8, नेट कर दो इन दोनों को 1.85, कोई कह रहा है 1.08 दीवाना, इसकी दवाई चेक करो लिए इसने। उसके बाद जनरल लोन यूज ही नहीं हुआ तो कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट टोटल आ गया 2.55। अब सवाल यहां तक बस था, मैंने थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बढ़ाई, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है ना। तो लिख नहीं रहा, बस बोल दिया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ। लेकिन अभी चूंकि प्लांट बना नहीं है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें आएंगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स, पेमेंट्स नहीं, यहां पे कॉस्ट्स, ये याद रखना, ये याद रखना, बड़े काम आने वाली बात है, ये याद रखना। इंशाल्लाह आज क्लियर हो जाएगी ये बात भी। जो बिल आ जाता है ना जी, वो पे ना भी हो तो एसेट उतना बन चुका होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में उसको डाल देना चाहिए, ठीक है। बहरहाल एक ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने, एक ही बिल आया है, वो है 25 मिलियन का, यकम मार्च को। उसके बाद तो फिर वो 6-7 अगला साल शुरू होगा, उसके भी 6 महीने 7 महीने गुजरने के बाद कहीं जाकर बिल आ रहा है, ठीक है। तो भाई इस दिन हम कहेंगे 25 मिलियन की बिल्डिंग बन चुकी है और बोरिंग कॉस्ट 2.55 कैपिटलाइज हो चुकी है, ठीक है। तो 27.55 ये है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन करेंगे कितनी? लाइफ नहीं गिवन, इसलिए नहीं करेंगे। लाइफ गिवन भी होती तो नहीं कर सकते थे, बिकॉज दिस इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब तक कंप्लीट नहीं होगा, यूज होना शुरू नहीं होगा, डेप्रिशिएट भी नहीं होगा, ठीक है। डन जी। साल खत्म, अगला साल शुरू होता है। अगले साल में सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, जिसने अब तो निकालने थे, क्या ये है 11 का साल, जिसमें पहले 2 महीने आउटस्टैंडिंग है 70। ये मानते हो बात? किसी को ये बात समझ नहीं है तो अभी पूछ लो, फिर बाद में हमने कहना है समझा दें। पहले 2 महीने 70 का लोन आउटस्टैंडिंग रहा, सब हाइब्रिड फिजिकल सब ओके। फिर 31 अगस्त की शाम को 5 रीपे हुआ, लाल रंग से लिखा हुआ है, तो 65 आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। 65 अब अगले 6 महीने सितंबर से लेके 28 फरवरी तक 6 महीने 65 आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है। और फिर 5 और रीपे हो गया और उसके बाद फिर 60 आउटस्टैंडिंग रहा, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 60 के पर जब पहुंचोगे ना तो इस साल में तो 4/12 बनता है इंटरेस्ट, लेकिन कैपिटलाइजेशन को 31 मई पे रोकना है आपने, ठीक है। तो आखिरी वाले को जाके जरा ध्यान से 3/12 कर देना, उथे भी 4/12 ना कर देना। 4 इधर 6 उधर ते 2 उधर, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज ऐसे नहीं करना, ठीक है। क्योंकि कैपिटलाइजेशन सीज हो रही है 31 मई 2000। तो अगले साल की वर्किंग में मैंने लाल रंग से लिखा हुआ है 11 मंथ्स आने चाहिए। 2 पहले 70 वाले, फिर 6 65 वाले, 8 हो गए, और फिर 60 वाले 3, 8 और 3 11 महीने, 12वां महीना नहीं ले लेना, ठीक है। पायन समझ आ रही था? पायन समझ आ रही? पायन ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है जी, तुम मेरे बेस्ट एनिमी नहीं है, तकरीबन एनिमी है। अच्छा जी, जी बेटा, ओ भाई छाड़ दो यार, एसी नु छाड़ दो यार, कुछ नहीं होता यार, इजी यार, इजी बॉयज इज इजी, ओके बॉयज इज प्लीज यार। साकिब बच्चे कह रहे हैं मेरी चाय नहीं आई यार। अच्छा अब भाई ध्यान से प्लीज, बस चुप हो गए, जाग गए, ठीक है। अब आ जाए इस साल के दौरान वो भी है, वो सस्पेंशन, इसलिए मंथ्स लिखने की जगह भी छोड़नी है और बटा लगाते हुए भी थोड़ी सी जी, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी जगह। तो 70 मिलियन आउटस्टैंडिंग रहा,
13% के हिसाब से कितने महीने? 2/12। ठीक है। कौन कौन से मंथ्स हैं? जुलाई और अगस्त, बस। ठीक है जी। उसके बाद 5 मिलियन रीपे हुआ, 65 आउटस्टैंडिंग हो गया। 13% के हिसाब से 6/12। ठीक है। ये कौन कौन से मंथ्स हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, JF। ठीक है। ये जनवरी है। अच्छा, उसके बाद और 5 पे हो गया, रह गया 60। ये 60 दिल तो आपका कर रहा था 4/12 लिख दें, लेकिन 31 मई तक कौन कौन से महीने बन रहे हैं? मार्च, अप्रैल, मई। कौन कौन से महीने हैं जी? मार्च, अप्रैल, मई। तो ये 3 महीनों से आगे नहीं जाने देना। ठीक है जी। सस्पेंशन तो एंड पे देखेंगे, सस्पेंशन तो एंड पे देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम की बारी आ गई। अब तो बिल्कुल भी आंसर पहले नहीं लिखना। वैसे तुम्हारी आदत है एंड पे आंसर लिखते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल भी आंसर पहले नहीं लिखना, क्योंकि सस्पेंशन ने अभी आना है, कुछ जगहों से माइनस होना है। ठीक है। क्या हाल है? समझ गए जी। अच्छा भाई, अब 34 से शुरू करें। 34 से शुरू करें। हाँ, यस ऑटो पे, यस। ये जो 30 जून पे रोका था, ये 1 जुलाई से पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, जब तक ये चेंज नहीं आई 2 महीने, तो वहां से इन्वेस्टमेंट इनकम इस साल में आनी कि नहीं आनी? हद हो गई यार। तो 44.3 इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। 44.3 इंटू 8% इंटू जुलाई, अभी भी वैसे ही है, जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 महीने, 2/12। कौन कौन से मंथ्स हैं? जुलाई, अगस्त। ठीक है। ये कितने बच्चे भूल गए थे पहली बार करते हुए? भूलना चाहिए था, वैसे गलती होनी चाहिए थी ये। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अब ये अवेलेबल हो गया 34 अगस्त से, सॉरी 31 अगस्त से। अगस्त तो गया ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी है। यस, इज है। ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने। श्योर? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने। ओके। कितना? 34.7। ये पता नहीं क्या आ गया। अच्छा जी, इंटू 8% इंटू 5/12 मंथ्स हैं जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है। अभी जनरल लोन भी रहता है, सस्पेंशन उस पर भी लग जानी, क्योंकि हर चीज ही रुक जानी होती है सस्पेंशन वाले महीनों में, अगर नॉन रूटीन हो जाए तो। ठीक है। लो भाई, पहली पेमेंट इससे हुई है 30.3 की, और 31 जनवरी को हुई है। तो जनवरी तो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 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 31 मई पे सीजेशन। ठीक है। तो 4 महीने, 4 महीने। ठीक है। आप नीचे से सर रख के बैठे थे, मैंने 4 को 5 नहीं किया था। ठीक है। हाँ, देखते रहा करो साथ साथ जी। तो 30.3 जनरल लोन से पेमेंट हुई, 30.3 इंटू रेट भी देखते हैं बाद में, फिलहाल तो ये बता दो कितने महीने? 4/12। कौन कौन से? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। इंग्लिश बोलो या उर्दू बोलो ना, फिर अप्रैल और मई, या फिर अप्रैल, मई। ओके जी। उसके बाद 9.2 28 फरवरी को पे हुआ, तो मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है। 3 महीने। मार्च 9.2 है, 3 है, 9.2 इंटू पता नहीं क्या रेट होगा, देखेंगे, इंटू मार्च, अप्रैल, मई।
3/12, 3 को दोबारा लिखें बटा 12। जी, कौन कौन से मंथ्स? मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है, अब जरा रेट को भी ढूंढ लेते हैं जनरल लोन का। अगर हुए ना मल्टीपल लोन्स, गड़बड़ हो जानी है। अब इधर देखो जरा, असल में ना मुझे स्टार्ट में ही ये काम करना चाहिए था कि देखो भाई, जनरल लोन वाली एडजस्टमेंट पे तो लाल डिब्बा लगा होता है, इसको तो हमने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करानी होती, इसमें से तो हमें सिर्फ रेट चाहिए होता है। सारा सवाल देखो कर लिया, जनरल लोन लिख लिया, मंथ्स भी लिख लिए, क्योंकि वो सब कुछ रिसीट पेमेंट से हमने निकाल लिया था। अब हमें सिर्फ रेट चाहिए था, तो हम इस लाल डिब्बे की तरफ आए और हमने डरते डरते देखा, देखें कितने लोन्स हैं, तो पता चला आ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है। क्या है जी? आ रनिंग फाइनेंस, पता नहीं इसको क्या हुआ है, गायब ही हो गया। आ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी है। ठीक है, एक ही है तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं है। ठीक है, GC has a running finance facility of 100 million carrying markup at 14% per annum. Any additional amount required for project was provided through this facility. हमने भी वही किया बगैर पढ़े ही वैसे। ठीक है, करते ही ऐसे। ठीक है, तो कितने परसेंट है जी? अगर ये 2 रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज होती तो फिर एवरेज करते, एक ही है तो फिर क्या एवरेज करना, फिर एक ही है बस। तो 14% और 14% हो सकते हैं। आप दो फैसिलिटीज ली हुई हो, एक 25 मिलियन की, एक 20 की, एक 100 की, एक 150 की, एक बैंक ए से, एक बैंक बी से। फैसिलिटी है ना, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। ठीक है जी, कितने परसेंट? तो बचत होगी भाई, बचत हो गई। छोटा सा तो सवाल था, देखो एवरेज रेट भी नहीं निकालना पड़ा। रेट में सस्पेंशन को नहीं कंसिडर करना। हाँ, अब जब इंटरेस्ट कैपिटलाइज होने लगे, देखो सस्पेंशन का बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है ना, इसलिए इंटरेस्ट रेट तो बैंक ने दिया, वो तो उस हिसाब से है। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है ना, तो एसिडी कॉस्ट में डालते हुए सस्पेंशन वाला महीना इधर नहीं डालेंगे, वो फिर एक्सपेंस आउट कर देंगे। बैंक ने तो सस्पेंशन में भी इंटरेस्ट लेना ही लेना। ठीक है, तो ये एवरेज रेट निकालना भी पड़े तो उस वक्त भी सस्पेंशन को नहीं देखना होता, वो बैंक के उस हिसाब से जैसे निकालना सिखाए वैसे ही निकालना है। ठीक है, लोन कितना अरसा आउटस्टैंडिंग रहा। ओके जी, ले जी, सारा सवाल हो गया है। बस ये सस्पेंशन, सस्पेंडेड फ्रॉम 1 फरवरी टू 28 फरवरी, यानी कितने महीने? 1 महीना। ड्यू टू डिले इन शिपमेंट, ये तो नॉन रूटीन है। ठीक है, तो फिर फरवरी का महीना लाल मार्कर, लाल मार्कर जी। ये क्या है, जुलाई है जनवरी है? जुलाई अगस्त, हमें फरवरी चाहिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मिला F -1। मार्च, अप्रैल, मई छोड़ो, जुलाई अगस्त छोड़ो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी बच गया। इन्वेस्टमेंट इनकम सारा ही बाल बाल बचा पर बच गया। ओए, फरवरी -1 और बस। ठीक है, तो अगर साथ साथ देखते ना इसको, तो सारा सवाल देखते देखते हम हलकान हो जाते कि कहां पे इसने आना है। सुकून से एंड पे जाके हमने एक जहां पर F नजर आया वहां से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब जरा आंसर्स बताएं। ये देखें जी, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 0 होने हैं। ठीक है, पहले ही बता दिया मैंने इत्तेफाक से, ये हर साल नहीं पे करने। ठीक है, ये वंस पे किए जाते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन के लिए इन तीनों का टोटल करें। 6.9 के आगे 99। ठीक है, 2 डेसिमल पे चल रहे हो तो 99। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम के दोनों का टोटल 1.75, ये हो गया माइनस 5.24, और ये जनरल लोन के दोनों का टोटल 1.38, टोटल 6.62। अच्छा जी, अब ये मेरी वाली एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है देखें। अब एक चीज आप जो भूल सकते हैं वो क्या है, आप यहां पर आप ऐसे करें कि जी 65 जमा 10। पहली बात, इस पर लड़ाई करें, हम मिलकर इस पर लड़ाई कर लें जरा
कि 65 तो आना है ना, 65 तो आना है, ठीक है, 65 तो आना है, 10 आना है कि नहीं आना? क्यों? पेमेंट हो रही है बाद में, पेमेंट बाद में हो रही है। 31 मई को आपकी बिल्डिंग प्लांट कंप्लीट हो गया। आप 31 मई 11 को अगर कंप्लीट हो गया है तो आप 31 मई 12 तक भी पेमेंट ना करें, इस हमारी बला से एसेट तो बन गया। आप एसेट तो उधार पे भी खरीदते थे, आप 1 रुपया नहीं देते थे, एसेट खरीद के लाते थे, तो आप एंट्री करते थे एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट। जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है उस दिन CWIP से ये 30 किस दिन? 31 मई। 31 मई को जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हुई है ना मेरे दोस्तों, इधर देखो, 31 मई को जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हुई है ना, उस दिन हमने एंट्री पास की है। बिल्डिंग है, प्लांट है, प्लांट डेबिट और प्लांट का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, इस दिन प्लांट डेबिट हो गया हुआ है, ठीक है। तो इन एनी केस ये 10 रुपए की 10 रुपए का प्लांट जो है ये बन चुका हुआ है, पेमेंट नहीं की तो क्या हुआ? इसलिए मैं डे 1 से लिखवाता आ रहा था, यहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिखना है, कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं लिखना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसी दिन की तैयारी कर रहा था, अभी अगले सवाल के अंदर भी इसी की डिस्कशन है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बोल रहा था, कंस्ट्रक्शन पेमेंट नहीं बोल रहा था। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ये 60 भी आना है, कितने गया, 10 भी आना है, ठीक है। अगली बात जो भूल सकते हैं आप वो ये है कि पिछले साल भी तो 27.55 की बिल्डिंग बन गई थी, ठीक है। अब 2 सिचुएशंस हैं, 2 तरीके हैं, या तो आप ये करो कि आप कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालते हो, यूं कर दो, ओपनिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है जी 27.55, फिर आप करो इस दफा की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स हैं 75, ये 65 जमा 10, ठीक है। और फिर इस साल की बोरोइंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुई 6.62, ठीक है। कितना आता है टोटल? 10.17। और बोलो ये समझ आया? या तो आप ऐसे कर लो, इक्वली गुड कि जो पिछले साल बन चुकी थी बिल्डिंग वो तो बनी हुई थी ना, तो मजीद उसी के ऊपर ही कंस्ट्रक्शन होनी है, तो ये पहले आपने लिखा, फिर और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और फिर इस साल की बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, इक्वली गुड। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस तरह की बजाय हम दोबारा ये काम कर लें, ठीक है। हम कहें जी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25, दोनों ही ठीक है, मुझे इस तरह से पसंद है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आ गया टोटल? 100, पूरा हो गया प्रोजेक्ट ना, 100। और इधर देखो बोरिंग कॉस्ट में फिर 2.55 पिछले साल वाली भी और 6.62, तो ये 25 जमा 2.55 ये इधर आ गया ना, 27.55, इस तरह से भी आ सकता है। तो मुझे ये ज्यादा पसंद है क्योंकि इससे मैंने एक और चीज भी आगे सिखा लेनी है। तो बताइए जी 9.17, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 1, तो वो भी उस तरह से भी ऐसे ही निकल रहा था, यही आंसर, ठीक है। यहां तक कोई मसला? एक बारी बारी, हाँ नहीं पूछो, बताओ नहीं जी। ये जो आप बता रहे थे कि वो CWIP हम करेंगे, वो क्रेडिट वगैरह करेंगे, उसको प्लांट डेबिट हो जाएगा, तो ये वो वाला इनकर वाला भी तो आ सकता है ना कॉन्सेप्ट, वो क्रोज वाला एक्सपेंस इनकर हो गया, ये नहीं हुआ, वो ज्यादा हुआ था तो बाद में। अच्छा आप कोशिश कर रहे हो और कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ, ये समझ आ गया जो मैंने कहा है? अच्छा फिर ये वैसे ही फजूल सवाल, फिलहाल इररिलेवेंट। हाँ भाई इधर एक मिनट भाई, आप अपना सवाल करो, ठीक है। बाकियों का सवाल, बाकियों के वकील ना बनो, बोलो अपना सवाल। किसकी? 10 जो ऐड किया है। आपने एक एसिड खरीदा उधार पे, AC खरीद कर लाए, पैसे नहीं दिए, तो क्या एंट्री करते हो? AC डेबिट पेएबल क्रेडिट। क्यों? पैसे तो पे नहीं किए, फिर AC क्यों डेबिट? क्यों? क्योंकि AC आ गया है, एसिड यूज करना शुरू कर दिया है, डन। अब आपकी बिल्डिंग किस दिन कंप्लीट हो गई है? 31 मई को। ये तो जस्ट पेमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो इस तरह से हुई हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप एक जगह इसी सवाल में कह रहे हैं 31 मई पे बिल्डिंग कंप्लीट हुई है और फिर आप कह रहे हैं 30 सितंबर पे हुई है? बात समझें,
बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी 31 मई पे, ये जस्ट उस आखिरी बिल की पेमेंट थी जिसको हमने डिले किया हुआ था, ठीक है ना। तो जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है तो जो पैसे पे किए हैं, चाहे वो सितंबर पे भी किए हैं आपकी, वो 31 मई तक बिल्डिंग बन चुकी थी। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ी सी कमी ये है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्रेस बिलिंग का डिस्कस करना है वो आपने पढ़ा हुआ नहीं है। जैसे ही वो पढ़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। ये अधूरी बात है ना सवाल में, तो आपका एम्बिग्यूटी आना आपके जहन में ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो मैंने इसके बाद प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो 10 से 15 मिनट बाद दोबारा ये सवाल आप मुझसे कर सकते हो अगर आपको तब भी समझ ना आया हो, ठीक है ना। बाकी मैंने समझा दी है बात, लेकिन ये ज्यादा क्लियर होगी वो मिस्टर इमाम वाला सवाल जब मैं डिस्कस कर लूंगा उसके बाद, ठीक है, सही है। अच्छा अच्छा जी, ये तो सवाल की रिक्वायरमेंट थी, ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। एक थोड़ी सी बात और भी कर लेते हैं, IS 23 के डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट। IS 23 पता है क्या कहता है? IS 23 ये कहता है, मैं बताता हूँ। IS 23 ये कहता है कि आपने अगर एसिड की कॉस्ट में कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की है ना, तो जस्ट बता दो कि वो कितनी है। मतलब आपने जब ये 109 पर प्लांट को रिकॉर्ड करना है, आपने PPE का नोट बनाना सीखा हुआ है बच्चों, ठीक है। उसके अंदर आपको पता है कि PPE के नोट के अंदर आपके प्लांट के कॉलम में एडिशन में आएगा 109.17, ठीक है। अब ये PPE का नोट जो चल रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको नीचे कर लो। आप PPE का नोट बना रहे होते हैं, इसमें मिसाल के तौर पे ये प्लांट का हमारा कॉलम आ रहा है, और भी डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं प्लांट के अंदर, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग्स आते हैं, ऐसे ही है। मैं सिर्फ ओपनिंग और एडिशन लिख देता हूँ, ठीक है। ओपनिंग मिसाल के तौर पे कोई ओपनिंग नहीं था, हमने पहली बार प्लांट लगाया, ठीक है। एडिशन में आपने ये जो ऊपर 109.17 निकाला, ये आपका एडिशन ही तो है, ये प्लांट ही तो बना है आपका, ठीक है। भाई मिट जा यार, तेरी मेहरबानी मिट जा यार। जी, तो 109.17 ये एडिशन आ गया, और क्लोजिंग में आ गया 109.17, ऐसा ही है क्लोजिंग। ये नोट आप बना रहे होंगे। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी, मैं हेडिंग्स नहीं बना रहा, ठीक है ना। ओपनिंग, डेप्रीसिएशन, डिस्पोजल छोड़ो बस, ठीक है। क्लोजिंग थोड़ा सा बस बताना ही है आपको। ओपनिंग, और ये 31 मई को आया है, सवाल में लाइफ गिवन नहीं है, नहीं, सिर्फ जून के महीने की डेफिनेशन होनी चाहिए, लेकिन सवाल में कहीं पे प्लांट की लाइफ गिवन नहीं है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि, अज्यूम भी छोड़ो, बस होगी लाइफ जितनी तो उतनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि ये तो सिखा नहीं रहा, ये तो सीखा हुआ है हमने, ठीक है। ये उसके बाद ये क्लोजिंग आ जाएगा, और ये क्लोजिंग एक्यूमुलेशन आपके एसिडिक कॉस्ट में से माइनस होगी, और उसके बाद आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं कर सकता मैं डेप्रिसिएशन, प्लांट डेप्रिशिएबल एसिड है पर गिवन नहीं। उसके बाद नीचे मेजरमेंट बेसिस आएंगी, फिर डेप्रिसिएशन मेथड, फिर लाइफ रेट वगैरह ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर नोट, ये नंबर है कोई, लेट से 10 है, 10 9 है, 9.1 आएगा, अगर रीवैल्यूएशन है तो उसका नोट, फिर 9.2 आएगा, फिर 9.3 आएगा, ऐसे ही ना, 3 रीवैल्यूएशन के नोट आ गए, और चौथा नोट ये लिख कर बता दो। यूजर को क्या पता, यूजर को क्या पता कि आपके इस PPE के अंदर जो प्लांट डेबिट हुआ है 109.17 का, इसमें कितनी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है, ठीक है। अब ये जब उन बच्चों को समझाया था तो मैंने कहा था समझो 8 है, चलो आपका 9 है जी। तो आप फिर सिर्फ ये लिख कर बता दो, बोरिंग कॉस्ट अमाउंटिंग टू 9.17 हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन कॉस्ट ऑफ प्लांट। ये बात समझ आई है? ये कहां से पता लगा? आपको पता लगा है यहां से, ठीक है ना, जो आपने वर्किंग की है। यूजर के सामने ये वर्किंग नहीं होती, इसलिए उसको ये लिख कर बताना है। उसको ये कहां लिखा हुआ है अभी देख लेते हैं। मैं एक और ओपन कर लेता हूं ताकि ये अपनी जगह पे रहे और हम फटाफट देख आए उसको। ये लाइन सामने रखते हुए पता तो हो ना क्या चीज कहां पे लिखनी है।
इतने ज़्यादा डिस्क्लोजर्स हैं इसके। वैसे तो मैंने IAS 16 के डिस्क्लोजर भी पढ़ाने हैं। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा ना आपका, उसमें फिर नोट बनाएंगे, भूल गए होंगे आप नोट बनाना, ठीक है ना। तो उस टेस्ट में जब आप नोट बनाएंगे ना, तो फिर मुझे याद करवाना है, वो नोट में जब क्लास में डिस्कस कर लूंगा सवाल, जाहिर है सवाल तो करना है ना, जब वो नोट बन जाएगा फिर उसी को देख के डिस्क्लोजर्स भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन याद जरूर कराना। अच्छा जी, डिस्क्लोजर्स क्या मतलब? IAS 23 कहता है ये बातें यूजर को बता दो। द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड और कैपिटलाइजेशन रेट यूज टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो वो हमने 14% लिखा था, फिलहाल उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना भी चाहो तो लिख दो एट द रेट ऑफ 14%। फिर आप कहोगे नहीं 13% वाला भी तो है, तो इसकी बात फिर कर लेंगे। जनरल लोन के बारे में कहता है ये। बहरहाल फिलहाल मैंने आपको ये सिखाया कि IAS 23 ने ये कहा हुआ है कि जो बोरिंग कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड कैपिटलाइज की है उसे आप यूजर को बता दो, ठीक है। तो अपने ही लेक्चर सुनना कितना मुश्किल काम है, ये आप लोगों के लिए सुन रहा था। ये देखो, ये लेक्चर 56 पे वो थे, ओह अच्छा 55 पे। एनीवेज, तो ये हाँ जी सुना देता हूँ आप लोगों के लिए, तो अवेलेबल हो जाना है वो, ठीक है। ये समझ आ गई बात। अच्छा, अब यही बात अगर पिछले साल बतानी हो तो पिछले साल तो प्लांट है ही नहीं, तो पिछले साल क्या करेंगे? बोरिंग कॉस्ट तो पिछले साल भी कैपिटलाइज हुई है। तो याद है फैम वाला सवाल जिसमें नोट के अंदर सब नोट मूवमेंट इन CWIP का बनता था? वो सब नोट अगर मैं बनाऊं तो होगा 0 + 20 7.55, ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ, क्लोजिंग भी 27.55, यही बन रहा है। लिख दो बोरिंग कॉस्ट ऑफ 2.55 हैज बीन कैपिटलाइज इन कॉस्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। ये बहुत ही मुकम्मल बातें कर दी हमने, ये सारी एडिशनल बातें थी। ये यहां से ऑनवर्ड्स ना, इसको तो मिटाए ना, जो मैंने कहा था आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो दूसरा वाला तरीका कर दिया ना, इसलिए अब ये नहीं। ये जो है सारी बात, ये यहां से, ये भाई सवाल में रिक्वायर्ड नहीं थी, ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत के अंदर मैं बोलता चला गया और पता चला कि ज़्यादा पढ़ा दिया। लेकिन भाई ये ज़्यादा नहीं है। देखें, IAS 23 का सवाल अलग थलग भी आता है, लेकिन ICAP को बहुत पसंद है इसको नोट के साथ मिक्स करना। तो नोट के साथ मिक्स करना हो तो कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालते हुए क्या करना है वो तो हम सीखते ही आ रहे थे, ठीक है। लेकिन नोट के अंदर क्या करना है आज ये भी हमने सीख लिया। तो ये जो है ना, ये नॉट रिक्वायर्ड था, सारा का सारा लाल डिब्बा ये रिक्वायर्ड नहीं था। ओके डन जी। पिक्टोरियल लें भाई, लें, उसकी बाद में, पहले इसकी तो ले लें। ये नॉट रिक्वायर्ड पहले ले लें तस्वीर। मैं चाह पी ला, ओए चाह तो जो है ना वो जो शानदार बन गई, शरबत बन गई। यार अलग लिख दो या साथ लिख दो, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा बेहतर है अलग लिखो। कितना प्यारा लग रहा है देखो, 8.4 के आगे हमने ब्रैकेट में लिखा है 8.5, पढ़ना जरा जाके, वहां जाके उसको बताया, ऐसे कितना प्यारा ऐसे लेवल लग रहा है आपका। बाकी इकट्ठा लिख लो, इसी के नीचे लिख लो, कोई मसला नहीं। चलो जो है अब नजर आ रहा है एंड तक? ये कोने वाले बच्चे को नजर आ रहा है, दूसरी रो वाले कोने वाले बच्चे को? क्या ये होने ठीक है? वैसे कोई एक आधा लफ्ज 1 या 2 मिस हो भी गया था तो कोई नहीं, खैर थी। तस्वीर खींच देनी।
कुछ भी हो सकती है, आप एग्जाम्पल लाओ मैं बता दूंगा रूटीन के नॉन रूटीन। लेकिन मेरे जहां तक मैं मानता हूं अगर वो सस्पेंशन डाले तो नॉन रूटीन डाले, फायदा तो हो ना कुछ, माइनस शाइनस तो कराए। सवाल खामोश हो तो कौन सी रूटीन अज्यूम करोगे और कौन सी सस्पेंशन? सवाल खामोश हो तो नॉन रूटीन अज्यूम करना, सवाल खामोश हो तो नॉन रूटीन लिख लो, सवाल खामोश हो तो सस्पेंशन को नॉन रूटीन अज्यूम करना है, ठीक है, ताकि ट्रीटमेंट करो। सिर्फ लिखा हो वर्क वॉज सस्पेंडेड, बात चुप, ठीक है, फिर नॉन रूटीन ले लेना। ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो सही है जी। ये सवाल अब दोबारा क्या करना, अब इसमें क्या जूस निकल गया इसका तो सारा, ठीक है, इसको अब छोड़ो, ये तो अब जब आप रिवीजन करोगे तब। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, बस 10 मिनट मुझे चाहिए, उसके बाद आपकी छुट्टी इंशाल्लाह, ठीक है, 10 से 15 मिनट। लेकिन ये बीच में इस तरह बोलोगे तो फिर टाइम बढ़ता जाएगा, आप लोगों की मर्जी। हाँ, आपने बोलना नहीं छोड़ना। कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रेस बिलिंग का, ठीक है। प्रोग्रेस बिलिंग क्या है, देखें जी, सबसे पहली बात, प्रोग्रेस बिलिंग का लफ्जी मतलब ये है कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क पे ना थोड़ा वक्त लगता है, आप देख रहे हैं 8 महीने, 9 महीने, 11 महीने, 1.5 साल, ठीक है, 2 साल, बड़े बड़े प्लांट इंस्टॉल हो रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, टाइम लग रहा होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बिल्डिंग्स बनने पे टाइम लग जाता है। तो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस होता है ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करता है। तो ना तो इकट्ठे पैसे एडवांस में दे दिए जाते हैं ठेकेदार को कि वो लेके नस जाए, ठीक है, और ना ही उसको बिल्कुल ही नहीं दिए जाते कि वो थोड़ा सा काम करने के बाद फिर नस जाए, यार पैसे ही नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कंप्लीट होती रहती है वो बिलिंग करता है। ये मैं वो कॉन्सेप्ट दे रहा था कि जितना जितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर उतना बिल बनाता है, जी इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और वो बिल भेज देता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेस बिलिंग। क्या कहते हैं जी, जैसे जैसे प्रोग्रेस पूरी होती जा रही है आपके प्रोजेक्ट की, वैसे वैसे आपको बिलिंग कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब इसके अंदर ना 2-3 चीजें और भी होती हैं। सबसे पहली चीज, जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो नॉर्मली आप में से किसी बच्चे के घर पे कंस्ट्रक्शन हुई हो, करीब दिनों में ठेकेदार ने की हो, ठेके पे करवाई हो, ठीक है। अच्छा, अब इनको तजर्बा होगा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है सबसे पहले वो भाई साहब एडवांस मांगते हैं, ठीक है जी। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोबिलाइजेशन एडवांस। क्या कहा जाता है जी, वो कहते हैं जी थोड़ा सा एडवांस वगैरह दे दें, थोड़ा काम शाम शुरू करना है। अब जाहिर सी बात है उसने जेब से तो पैसे लगाने नहीं, काम आपका करना है, थोड़े से पैसे वो एडवांस लेता है, जिसके अंदर वो फिर इनिशियली मटेरियल वगैरह प्रोक्योर करता है, इक्विपमेंट जरूरी जो वो खरीदता है, कुछ जो है वो वर्क फोर्स को अगर हायर करना है वो करता है, तो उसको एडवांस में कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, जिससे वो मोबिलाइज करता है रिसोर्सेज को, काम शुरू कर देता है फिर, ठीक है। उसके बाद इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जरा इस एग्जांपल में देख लूं ना वो प्रोजेक्ट क्या है, तो फिर दूसरे जो है वो मैं अपने 50 अच्छा जी, प्रोजेक्ट है जी वो 100 रुपए का है, 100 रुपए, 100 मिलियन कर लो, 100 रुपए में हमारी बिल्डिंग कंप्लीट होनी है और 1 साल में होनी है, ठीक है। और हमारा कॉन्ट्रैक्टर हर क्वार्टर में हमें जो है वो 25% बिल्डिंग कंप्लीट करके देगा,
ठीक है। इसका मतलब प्रोग्रेस बिलिंग जो होगी उसमें जो हमें बिल भेजेगा, ठीक है, वो बिल होगा 25-25 का, 25/1। ये मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 2021 में हमने काम शुरू किया, तो 31 मार्च 2021 पे पहला बिल देगा हमें, ठीक है। उसके बाद 30 जून 21 पर हमें दूसरा बिल आएगा उससे, फिर 30 सितंबर 21 पर तीसरा बिल देगा हमें, और फिर 31 दिसंबर 21 पर चौथा बिल दे देगा, ठीक है भाई, सही है। अब अगर हम ये पांचों के पांचों बिल्स, अच्छा, और उसने हमसे एडवांस ले रखा है 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 10 रुपए उसने हमसे एडवांस भी लिए हुए, ठीक है। अब अगर हम ये 25-25-25-25 के चारों बिल उसको पे कर दें तो टोटल कितना पे कर जाएंगे? 100 इधर पे कर जाएंगे, और देखने और सुनने वाले आपको पागल कहेंगे 10 पहले पे किए हुए हैं आपने। क्या मतलब? आपने 100 रुपए की चीज बनवाई और 110 पे कर गए। जो बिल आता जाए अगर वही पे करते जाओ तो फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपने जो एडवांस दिया होता है, जैसे कोई भी एडवांस पढ़ाया था, जैसे एडवांस फॉर फर्नीचर था, सोना नहीं, एडवांस बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एडवांस फॉर फर्नीचर था तो मैंने एंट्री कराई थी एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, और फिर जब फर्नीचर आया था तो फर्नीचर डेबिट, तुम्हारा एडवांस था ना, शादी का फर्नीचर है ना, तुम थे ना, तो वो एडवांस कोई भी है वो एसेट है आपके पास, क्योंकि वो राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर है, ठीक है। तो ये राइट टू रिसीव गुड्स नहीं है, ये राइट टू रिसीव सर्विसेज इन फ्यूचर है, उसने सर्विसेज देते रहना है, तो इसके अगेंस्ट ये हम पैसे काटते रहेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 एडवांस था, इसने एडजस्ट होना है। अगर इस एडवांस को हम पूरा एडवांस क्यों लिखें, अगर इस एडवांस को हम पूरा एडवांस क्यों लिखें, पूरी बात ये थी। अच्छा, इस एडवांस को अगर हम पहले ही बिल में माइनस कर दें और उसको कहें ले पकड़ भाई नेट में बिल, ठीक है, नेट बिल पकड़ ले, तो क्या करेगा वो? भागेगा या नहीं भागेगा? वो कहेगा यार तुम अजीब आदमी हो यार, ठीक है, तुम बड़े अजीब आदमी हो यार, फिर एडवांस ही क्यों दिया था, सारा ही लेना था। तो ये तो फिर मुझे कैश फ्लोज के मसाइल आ जाएंगे, 25 का काम कर दिया मैंने और तुम मुझे 15 दे रहे हो, मैं जेब से थोड़ा ही लगाने हैं। तो ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है ना। सारे के सारे एडवांस को पहली पेमेंट में से नेट नहीं किया जाता, बल्कि जो 10% एडवांस था ना, 10% ऑफ 100 एडवांस था, तो हर बिल का 10% ले लो, वो इन टोटल 10 ही बन जाएगा। कैसे? वो कहा जाता है कि जी हर बिल के साथ आप 10 रुपए एडजस्ट करते जाओ, ठीक है। यानी वो जब भी 25 का बिल आएगा हम कहेंगे जी अच्छा आपने 25 का काम कर दिया है, 25 रुपए चाहिए, वो कहेगा जी 25 चाहिए, हम कहेंगे सॉरी 2.5 रुपए तो हम तुम्हें पहले से दे चुके हैं, ठीक है, 2.5 तुम्हें पहले से दे चुके हैं। यहां पे एक और चीज भी ऐड करनी है इसलिए उसकी जगह बना रहा हूं मैं, 2.5 रुपए तो तुम्हें पहले से ही दे चुके हैं, बकाया 22.5 रुपए पकड़ो और चलो मेरे बच्चे शाबाश निकलो यहां से, ठीक है, बात समझे हो। अब इसी तरह से अगर आप करते जाएं तो हर बिल में से आप 2.5 रुपए डिडक्ट करते जाओगे, ठीक है, और हर बिल आपका 22.5 का होता जाएगा, और टोटल जरा करो 22.5 इंटू 4 90 आप बिल में पे करोगे बिल्स के साथ, और 10 आपने पहले दिया होता, तो फिर अब आपको कोई भी पागल नहीं कहेगा, ठीक है, नहीं कहेगा। ओके, हैं तो सही आप, लेकिन कोई आपको नहीं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि 22.5 के 4 बिल यानी 90 टोटल बनेगा, चेक करके देख लो, ठीक है। तो 90 रुपए का बिल आप नेट में बिल्स के साथ 90 रुपए पे करेंगे, बिल 100 के होंगे, हम उसे कहेंगे 10 तुम्हें पहले पे कर चुके, ठीक है, और सही है। अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एडवांस का। एक और चीज भी होती है जी, और वो होती है, हम कहते हैं ठेकेदार देख मेरी बात सुन, तू जो है ना काम सही करे या ना करे इसका ना मुझे कोई खास एतबार नहीं है इस वक्त तेरे पे,
तो मैं ना हर बिल का 5% रिटेन कर लूंगा, यानी 25 रुपये तू बिल लाकर देगा, उसमें से 25 का ज़रा देख लो ना, ज़रा 25 नहीं करना चाहिए था, 20 के 5 बिल कर लेते, चलो खैर। हाँ, 1.25 मिलियन रुपीस मैं तुम्हारे होल्ड कर लूंगा, हर बिल में से होल्ड करूंगा। 31 दिसंबर 2021 को तुमने जब बिल्डिंग कंप्लीट करके देनी है तो तुम्हारा 1.25 इंटू 4 5 मिलियन रुपए, 50 लाख रुपए मेरे पास पड़े होंगे। अब मैं, ये एग्रीमेंट की बात है, 6 महीने भी कह सकते हैं हम, साल भी कह सकते हैं, 2 साल भी कह सकते हैं। तो हमने उसको कहा हम 6 महीने तक इस बिल्डिंग में रहकर, और भाई इधर ध्यान देना यार, हम 6 महीने तक, इधर ध्यान दो, खास तौर पे तुम दोनों, एनक वाला, ब्लू शर्ट वाला और उसके साथ वाला जी, हम 6 महीने इस बिल्डिंग में रहेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे और चेक करेंगे। ये ना हो कि तुम बना के निकलो 2 महीने बाद कहीं से जो है वो सीमेंट उतर गया, कहीं से जो है वो छत चो पड़ी है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ। तो भाई देखो, हम ना इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट 100 मिलियन का तुम्हारे साथ ये काम कर रहे हैं, तो हमारी तसल्ली के लिए कुछ पैसे हम रिटेन करेंगे। तुम्हारी अमानत होगी 6 महीने या साल, जो एग्री हो, ठीक है। वो जब गुजर जाएगा, सब कुछ सही हुआ, तो ये पैसे तुम्हारी अमानत, तुम हमसे ले जाना। इसको कहा जाता है रिटेंशन मनी। क्या कहा जाता है जी? रिटेंशन मनी। नहीं भाई, वो नहीं कहेगा, उसे कहेंगे भाई जाओ फिर हम किसी और से काम करवा लेंगे, ठीक है, हमने नहीं देना इंटरेस्ट, रिटेन भी करने हैं। तुमने काम करना है, नहीं करना तो जाओ, हम इससे करवा लेंगे, उससे करवा लेंगे, उससे करवा लेंगे। लाइन लगी हुई है, 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है, ये बता दूं मैं। काम करना है तो हमारी टर्म्स पे करो, हम क्लाइंट हैं, क्लाइंट, काम करना है या नहीं करना, ये बात ऐसे ही होती है भाई। तो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट हो रहा है दोनों की, कोई किसी वक्त जो स्ट्रांग पोजीशन में है वो अपनी टर्म्स के ऊपर, ठीक है जी। ले जी, ये टोटल तो 5 बनता है, लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि पहले बिल में से सारे काट लो, बल्कि हर बिल में से, ठीक है। तो ये पूरी बात करते हैं अब कि आपको 25 का बिल रिसीव होगा, आप कहेंगे 2.5 तो तुम्हें पहले दे चुके, और 1.25 जो हैं यार, ऐसा चलो जाने दो, ठीक है। 1.25 ये तुम्हें फिर कभी देंगे जब तसल्ली हो जाएगी। हर बिल में से ये 2 पेमेंट्स एडजस्ट करेंगे, और नेट क्या बनता है? नहीं 25 माइनस 2.5 हर बिल। इधर देखो, बिल कितने का लेके आया खुशी खुशी? वो 25 का। हमने कहा 2.5 तो भाई तुम्हें पहले ही दे चुके हैं, और 1.25 रुपए तुम्हें फिर कभी देंगे, अभी नहीं देने। बकाया कितने बचे? 21 पॉइंट, ये पकड़ो और चलो निकलो, शाबाश। अगला बिल आया, वो फिर खुशी खुशी आया, निकल रहा है भाई 25 मिलियन, सर आपकी 25 मिलियन की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, ये पकड़े 25, मेरे 25 रुपए दे दें। निकल नहीं, 2.5 तुम्हें पहले दे चुके हैं, 1.25 तुम्हें फिर कभी देंगे, शाबाश बेटा, ये पकड़ो और निकलो, ठीक है जी। लॉलीपॉप कहां से? 25 में से 21 तो दे दिए यार, 10 वैसे पहले दी, सिर्फ 1.25 ही तो रखा है। फिर 25 का बिल आया, 2.5 काट दिए, 1.25 काट लिए। 25 का बिल, ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ठीक है, बल्कि सवालों में बराबर नहीं हुआ करेगा, ये तो मैंने बराबर रखा हुआ है। कोई 100 है ना, तो पहला बिल 10 का आ गया, दूसरा 30 का आ गया, तीसरा 20 का आ गया, ऐसे करके वो प्लस, तो हर एक की फिगर डिफरेंट हो रही होगी, ठीक है जी। एडवांस बेटा परसेंटेज में आता है ना, तो बिल भी 30 मिलियन का है तो 10% कटेगा तो 3 कट जाएगा। अगर बिल 20 मिलियन का है तो वो 2 कट जाएगा। अगर बिल 50 मिलियन का तो वो 5 रुपए कट जाएंगे। इसलिए तो परसेंटेज लगा दी एडवांस के साथ, ठीक है, हर रिटेंशन मनी के साथ भी जी। 21.25 21.25, ठीक है। अब अगर आप टोटल फरमाएं तो इसका टोटल है 10, इसका 5 और इसका, और इन तीनों का टोटल 100 ही बनेगा। तो 100 का प्रोजेक्ट था, 100 ही जा रहे हैं, लेकिन ये 100 10 पहले दे दिए थे और 5 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो 85 मिलियन पे करते हैं, 10 पहले दिया था, 95 पे हो गया अल्टीमेटली, और रह कितना गया? 5, ठीक है। अच्छा, अब इसी सवाल की एंट्रीज भी करा देता हूं। अब मैं क्या नया सवाल कराऊं, वो आप होमवर्क में कर लेना, अलॉन्ग विद पास पेपर 4 अल्फा ट्रेडिंग, ठीक है ना, वो साथ कर लेना।
ये देखो भाई, अब जनाबे वाला अज्यूम करें ये सवाल बन रहा है कि एडवांस, ये सवाल शुरू हुआ है क्वेश्चन और हमने लिखा उसमें, अब ये क्वेश्चन बन रहा है। खैर वो क्वेश्चन बनाने दो, फिर तस्वीर बनाना। क्वेश्चन अभी अभी एकदम से बनना शुरू हो गया, अब सब्र कर जाओ। यहां क्वेश्चन बना लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे पड़ा था, लेकिन अब वो जो है ना वो होमवर्क में कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन जी, ऑन 1 जनवरी 2021 वी स्टार्टेड a project worth या of ₹100 million, 10% advance and 5% retention money ओके 10% एडवांस, वो लेकिन उनकी हाइब्रिड वाले भी खत्म हो गई होगी काम। जल्दी करो भाई, जल्दी करो इसका। अच्छा जी, क्वेश्चन बन रहा था कि बिजली चली गई। ऑन 1 जनवरी 21 वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट ऑफ 100 मिलियन, प्लीज चुप। 10% एडवांस एंड 5% रिटेंशन मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम ईच प्रोग्रेस बिल। ठीक है जी, सवाल में लिखा होगा। बहरहाल एडवांस भी मैंने दिया, मैंने क्योंकि मेरा अपना सवाल है बता रहा हूं। एडवांस भी 1 जनवरी 12 को दे दिया, ठीक है। अब 1 जनवरी 12 को जिस दिन एडवांस दिया है, 12 नहीं 21, 1 जनवरी 21 को जिस दिन एडवांस दिया है उस दिन क्या एंट्री करोगे? एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश क्रेडिट। 10 मिलियन ही दिया था ना, ये एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर, अगर इसका नरेशन को लिखना चाहे तो। उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, 31 मार्च 21 को बिल आया। इधर देखें, अब इसको कहते हैं ग्रॉस बिल। क्या कहते हैं जी? ग्रॉस बिल। इस ग्रॉस बिल में से एडवांस माइनस करते हैं, रिटेंशन मनी माइनस करते हैं और नेट बिल आ जाता है। ग्रॉस बिल कॉन्ट्रैक्टर से आता है कि इतनी बिल्डिंग बन गई, और नेट बिल हम कॉन्ट्रैक्टर को पे करते हैं। अब मुझे ज़रा सोच के बताइएगा कि अगर मैं बिल्डिंग बना रहा हूं तो बिल्डिंग में डेबिट ग्रॉस बिल करना चाहिए या नेट बिल? नेट वालों कुछ खुदा का खौफ करो। मतलब आप कह रहे हो कि 100 वाली बिल्डिंग आप 85 पर रिकॉर्ड करना चाहते हो? बात समझें, 10 पहले क्या, एंट्रीज कराना मेरा काम है, एंट्रीज मैं करवा दूंगा। पर नेट बिल पे अगर आपने बिल्डिंग रिकॉर्ड की तो बिल्डिंग 85 मिलियन की रिकॉर्ड होगी। मेरे चंदा एडवांस तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर के नाम से है, इसको हमने बिल्डिंग में तो डेबिट ही नहीं किया हुआ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सब्र कर लो, एंट्री तो मैं सिखा दूंगा, पर एक बात मेरे साथ प्रिंसिपली डिसाइड कर दो कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को हमेशा ग्रॉस बिल से डेबिट करना है, ठीक है। बाकी क्रेडिट किस किस को करना है, एंट्रीज मेरे जिम्मे है, वो मैं करवा देता हूं, ठीक है। पर एक चीज याद रख लो, प्रिंसिपली डिसाइड कर लो इस चीज को कि ग्रॉस बिल को हमेशा CWIP में डेबिट करना है, ठीक है। ग्रॉस बिल हमेशा हमेशा CWIP में डेबिट करना है, ठीक है जी। ओके, अच्छा जी। अब देखें भाई, बिल आ गया जी, आ गया बिल आ गया भाई, बिल आ गया। कितने का जी, किस दिन जी? 31 मार्च 2021 को बिल आ गया, और बिल आया है 25 का। हमने एंट्री की CWIP ऑफ बिल्डिंग, मैंने कहा था ना बना रहे हैं, CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट। इधर देखो, साथ साथ नोट ना करो, सिर्फ देखो अब 25 से, क्योंकि मैंने आपसे डिसाइड कर लिया कि बिल्डिंग में कितना डेबिट होना है। 25 से डेबिट हो गया। अब 2.5 हम उसको कैश नहीं पे कर रहे, हम कह रहे हैं भाई ये ना आपको हम पहले से पे कर चुके हैं, ठीक है। 1.25 फिर कभी पे करेंगे। आज अगर हम इसके पैसे काट के रख लेते हैं ना, और बिल्डिंग कंप्लीट होने के साल बाद वापस करेंगे
तो जिस दिन ये काट के रखते हैं उस दिन से ऑनवर्ड ये हम पे लायबिलिटी है भाई, किसी की अमानत पड़ी है, तो रिटेंशन मनी पेएबल। तो हम क्या कहेंगे, ये ऐसे ही एंट्री याद करनी जैसे मैं बोल रहा हूं, जरा सुनना सारे, मैं क्या कह रहा हूं। 25 रुपए की बिल्डिंग बनी, वो लेके आया बिल, 25 रुपए की बिल्डिंग बन गई है जी, हमने कहा 2.5 तुम्हें दे चुके हैं, 1.25 फिर कभी देंगे, लो पकड़ो 21.25 और चलो जाओ। अब ठीक है, पेमेंट 21 की हो गई, तकलीफ दूर हो गई, मेरी तकलीफ भी दूर हो गई, आपकी तकलीफ भी दूर हो गई, ठीक है ना। बिल्डिंग 25 से ही डेबिट करनी है, बिल्डिंग पूरे 100 मिलियन की आनी है, ये आहिस्ता आहिस्ता हर बिल में से ये 10 कम होते होते ये 10 जीरो हो जाएगा, बिल्डिंग तो पूरी 100 पर ही जानी है। ये जो पेएबल रिटेंशन मनी पेएबल है, ये भी बिल्डिंग डेबिट हो चुकी है, ये पैसे वैसे रखे हुए बाद में हमने पे कर देने, ठीक है, सही है। अच्छा, अब पता नहीं क्यों मैं यहां पर एक लाइन एक एंट्री की जगह छोड़ रहा हूं, उसको आप छोड़ें फिलहाल, वो आपका कंसर्न नहीं है। दूसरा बिल आ गया है जी 30 जून पर, इस बिल की एंट्री मैंने सुना है आप खुद कर रहे हैं, करवाएं फिर। एंट्री सेम होनी है, CWIP डेबिट, ये सेम नहीं ना होगी होमवर्क वाले सवाल में, क्योंकि होमवर्क वाले सवाल में हर बिल डिफरेंट होगा, तो फिर हर बिल की अमाउंट भी डिफरेंट, हर एडवांस की भी, रिटेंशन मनी की भी, कैश की भी। जी हाइब्रिड वाला ओके है। अच्छा जी, माजरत आमिर भाई की बैटरी खत्म हो गई थी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट एंड सो ऑन, चलता जाएगा इसी तरह से। 2 बिल और भी आएंगे, ठीक है, 2 बिल और भी आएंगे, और करते करते बिल्डिंग पूरे 100 से, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग पूरे 100 से डेबिट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगी फिर ये 100 को क्रेडिट कर देंगे और बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे, या प्लांट जो भी है, प्लांट या बिल्डिंग है जो भी है उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है, जो चीज बन रही थी। ओके, सही है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज और आ सकती है इसमें, वो ये है कि जिस दिन ये बिल आता है हम उस दिन ये बिल पे नहीं करते, बल्कि हमने सवाल लिख दे या हमने से कहा हुआ है जिस दिन वो बिल लेके आता है हम कहते हैं यार हम जरा चेक करेंगे, बिल रख जाओ, अगले हफ्ते आ जाना या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आके चेक ले जाना। तो फिर एक एडिशनल एंट्री पड़ेगी, जिस दिन ये बिल आएगा CWIP ने उस दिन डेबिट होना ही होना है, क्योंकि बिल्डिंग उतनी बन गई है। CWIP एक लाइन लिख दी सवाल में उसने कि ईच बिल इज पेड आफ्टर 15 डेज ऑफ इट्स रिसीट, तो इसका मतलब 31 मार्च वाला बिल जाकर पे होगा 15 अप्रैल को, 30 जून वाला 15 जुलाई को, 30/9 वाला 15/10 को, और 31 दिसंबर वाला अगले साल जनवरी 22 को जाकर। बेशक पे नहीं होगा लेकिन बिल तो आ गया ना, ये बात समझा रहा था, ठीक है। अब सुनो, अगर सिर्फ एक लाइन ये लिख देना तो एंट्रीज में क्या चेंज आएगा, हम कहेंगे जी जिस दिन बिल आया बिल्डिंग तो 25 की बन गई, हम कहेंगे 25 CWIP डेबिट, फिर एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर 2.5 से क्रेडिट, रिटेंशन मनी 1.25 से क्रेडिट, और कैश की बजाय क्या कहेंगे भाईजान, जरा आना कुछ दिन बाद, तो पेएबल टू। अब जुमला हमारा बदल गया, जुमला क्या हो गया हमारा, अब हम पता क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो लेके आया 25 रुपए, हमने कहा 25 चाहिए, 2.5 तो तुम्हें पहले दे चुके, 1.25 फिर कभी ले लेना, और 21 या 2.5 भी जरा 15 दिन बाद आके लेना, फिलहाल चलो निकलो हमें चेक करने दो, चेक ले जाना आके, ठीक है। तो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर यहां पे लिखा था, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब जब 15 दिन गुजरेंगे, ये सिचुएशन दोनों हो सकती हैं, पहली जो मैंने सवाल में बताई और दूसरी जो आप बता रहा हूं, ठीक है। 15/4/21 को फिर वो आएगा और आ कहेगा मेरा चेक, हम कहेंगे पकड़ो चेक, तो पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 21/25 से। ये बात समझ आई। ऐसे ही यहां पर भी होगा, कैश की बजाय पेएबल, और फिर इसी तरह से चलते चलते आखिरी बिल आएगा। बिल किस दिन आएगा, बिल किस दिन आएगा, बिल 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 किस दिन आएगा, 30 जून 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर में हम एंट्री करेंगे CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट, फिर एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी क्रेडिट, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, पैसे नहीं दिए पर CWIP डेबिट, ठीक है। अब चाहे पैसे बाद में दे रहे हैं, बिल्डिंग आज कंप्लीट हो गई है, तो बिल्डिंग पूरा 25-25 करके 100 पे डेबिट हो जाएगी, कंप्लीट हो गई है, पैसे नहीं दिए तो पेएबल है बैलेंस शीट में। आप समझ आई वो बात, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल, कौन सी, किस में,
और भाई ये एंट्री तब करेंगे जब यूं लिखा होगा कि हम पेमेंट करते हैं 15 दिन बाद, ठीक है। और अगर कह दे जी पेमेंट उसी दिन होती है जिस दिन बिल आ रहा है, ठीक है, जो कि मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए, उसको मजा नहीं ना आता ऐसे तो सवाल का। फिर यानी ये देखो, ये मिस्टर इमाम वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर सारा सवाल सेम है सिवाय कॉस्ट जो है वो 200 की और साल तब्दील है जो मैंने सवाल कराया, ठीक है। अब इधर देखो, ये कह रहे हैं बिल विल इमीडिएटली बी पेड ऑन रिसीट, ये पहला केस है, ठीक है। यहां तक कोई मसला नहीं है, ये सवाल आपने पहले करना है, ये सवाल पहले करना है पास पेपर 4 से। अब पास पेपर 4 पे जाते हैं। ये पेज नंबर पहले बताया था, नहीं बताया था? 252 मिस्टर इमाम, 252 मिस्टर इमाम। अच्छा, अब पास पेपर पे जाते हैं जो आपने होमवर्क करना है। क्यों मैंने ये डेट वाली बात की, अच्छा भला तो समझ आ गया था कॉन्सेप्ट। Progress bills were paid after deduction of advance and retention money at 10%, 5% of the gross amount. Retention money is to be refunded on completion of warranty period of 1 year from date of completion of building. ठीक है, सारी बातें मैंने कर दी जुबानी। On here comes number, कहाँ लिखा हुआ है? ये तो वर्क स्टॉप हुआ। बिल्स कहाँ है? बिल्स ये हैं। ये इनवॉइस डेट अलग है, पेमेंट डेट अलग है। इनवॉइस डेट जिस दिन बिल आया, बिल भेजा उसने, उस दिन CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, और जिस दिन पेमेंट करोगे उस दिन पेएबल डेबिट कर देना, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, CWIP डेबिट और पेएबल वगैरह सब कुछ जैसे समझाया है। अच्छा, इस सवाल में ना एक और मसला भी है। जाहिर है मैंने सवाल डिस्कस तो करना ही है जो आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, लेकिन ट्राई तो पहले आपने करना है ना। अब उस सवाल को सुनने से पहले जब आप देखोगे ना तो यहां पर नेट गिवन है। क्या गिवन है? अब इसको पहले ग्रॉस अप करना पड़ेगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ये मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ये वाला डिस्कशन आपको नजर आएगी, ये बनाऊंगा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ना, जो आपको अपलोड होगा उसमें ये बना रहा हूंगा, तो समझाऊंगा। ये 85 पे अगर 10 और 5 है ना एडवांस और रिटेंशन मनी, तो इससे ग्रॉस बनाओगे। ये एडवांस में तो कोई नहीं ना होता, एडवांस, ये तो एडवांस है। प्रोग्रेस बिल, इसको डिवाइड करोगे 85 से, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ग्रॉस आएगा। एंड आगे सवाल पढ़ना, ठीक है। लेकिन मजे की बात बताऊं, पेज छोड़ो। मजे की बात बताऊं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने, ठीक है। तो मसला ही सबसे बड़ा बेटा यही है, ठीक है। ले 10 तो इंशाल्लाह ये सवाल पहले अटेम्प्ट कर लेना, फिर रिकॉर्डिंग को सुनना। उसमें फिर एक पहले मैंने पास पेपर 1 डिस्कस किया हुआ है, वो पास पेपर 1 पहले सुन लेना। उसमें इक्विटी का कॉन्सेप्ट देना है, क्योंकि वो टेस्ट के अंदर टेस्ट करना है ना आपसे इंशाल्लाह। इसमें ना किया तो अगले में कर लूंगा, टर्म टेस्ट में कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो प्लीज क्वेश्चन बात पूरी हुई है मेरी तो खामोश रहें। फीमेल स्टूडेंट्स भी क्लास में शामिल हैं, फीमेल स्टूडेंट्स भी। 3rd रो फीमेल स्टूडेंट्स, 3rd रो कोने वाली, प्लीज। आप क्लास में नहीं है बेटा, अजीब बात है। पहले पास पेपर 1 आधा घंटा जितना वो डिस्कशन होगी, उसमें इक्विटी का कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि उसके अलावा कहीं और किसी सवाल में नहीं है। वो ले लेंगे, फिर किसी टेस्ट के अंदर या असाइनमेंट के अंदर एक सवाल दूंगा जिसमें इक्विटी भी होगी, जनरल लोन भी होगा और स्पेसिफिक लोन भी होगा, फुल फ्लेज प्रोग्रेस बिलिंग भी होगी उसके अंदर। ये सारा कुछ उस एक सवाल के अंदर होगा। कोशिश करूंगा वो टेस्ट में आ जाए या होम असाइनमेंट के तौर पे आपको दे दूं, ठीक है। उसके बाद ATL वाला सवाल मैं डिस्कस करके एंड पे थोड़ा सा छोड़ दूंगा, तो आपने वो पूरा कर लेना है, फिर डिस्कशन भी सुन लेनी है। मंडे को इंशाल्लाह मिलेंगे तो मैं ये सवाल भी करवाऊंगा। अल्लाह हाफिज।